मेरा नाम शीतल है। मैं मेरठ की रहने वाली हूँ। मैं अपने नाना नानी के साथ रहती थी क्योंकि मेरे माँ बाप की मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद मेरे पापा के घरवाले ने मुझे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया और इसी कारण मुझे मेरी नानी के हवाले कर दिया गया। मेरा नाना बीमार रहते थे, इसलिए वे ज़्यादा कामकाज नहीं करते थे। लेकिन जब मेरी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई तो उन्होंने दोबारा से काम करना शुरू कर दिया। मेरे नाना का कोई बेटा नहीं था, उनकी एक ही बेटी थी और वह मेरी मम्मा थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही थी। मेरे नाना ने अपने समय में मेहनत करके एक घर बना लिया था और एक छोटी सी दुकान थी जिसे वे चलाते थे। उसी से घर का खर्चा चलता था और मेरी पढ़ाई की भी खर्चा उठा रहे थे। उन्होंने मुझे कभी भी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने मेरी परवरिश बिल्कुल वैसे ही की थी जैसे उन्होंने सालों पहले मेरी मम्मी की परवरिश की थी। वे दोनों मुझे देखकर ही जीते थे और मैं भी अपनी ज़िंदगी उन्हीं के लिए जी रही थी। उन्होंने हर संभव कोशिश की कि मुझे अच्छी से अच्छी ज़िंदगी मिल सके। मेरे नाना नानी मेरी छोटी छोटी ख्वाहिश को पूरा करते थे ताकि मुझे कभी ये एहसास न हो कि मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं हैं। वे इस कोशिश में काफ़ी हद तक सफल भी हुए थे, इसलिए मुझे कभी माँ बाप के न होने का एहसास नहीं हुआ। लेकिन वे मेरे माता पिता थे, मैं उन्हें भूल नहीं सकती थी। वे हर वक्त मुझे याद आते थे और मैं यही चाहती थी कि वे इतनी जल्दी मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए। नानी मुझे समझाया करती थी कि जाने वाले का वक्त तय होता है, हम उन्हें रोक नहीं सकते। मौत ये नहीं देखती कि मरने वाला अपने पीछे कितने लोगों को अकेला छोड़कर जा रहा है और न ही ये कि उससे कोई कितनी मोहब्बत करता है। इसका एक तय समय होता है और उस समय हर किसी को जाना होता है। धीरे धीरे मैंने इस जिंदगी को स्वीकार कर लिया था। जब मुझे अपने माँ बाप के बिना ही पूरी जिंदगी गुजारनी थी तो जितनी जल्दी मैं इस सच्चाई को स्वीकार करती उतनी ही जल्दी मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती थी। नाना नानी ने मेरी बहुत मदद की और आखिरकार मैंने अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर दिया। समय इसी तरह गुजर रहा था। फिर जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई तो मेरे नाना मेरी शादी करवाना चाहते थे क्योंकि अब उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब रहने लगी थी। मेरी नानी भी बीमार रहने लगी थी। नाना ने सुबोध से मेरा रिश्ता तय कर दिया। वे उससे अच्छी तरह से जानते थे। वह बहुत ही शरीफ और अच्छा इंसान था। मेरे नाना नानी जब मंदिर पूजा करने जाते थे तो सुबोध भी वहां आता था और वहीं पर उसकी मुलाकात मेरे नाना नानी से हुई थी। वह एक बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ नौजवान था जो बड़ों की इज्जत करता और भगवान की पूजा अर्चना में भी उसका बहुत मन लगता था। मेरे नाना भी मेरे लिए ऐसा ही व्यक्ति चाहते थे जो समझदार हो, बड़ों की इज्जत करता हो और मेरी जिम्मेदारी को अच्छे से संभाल सके। मैंने कभी भी नाना नानी के किसी फैसले से इनकार नहीं किया। जब उन्होंने मेरी शादी का फैसला लिया था तो जरूर सोच समझकर ही लिया होगा, इसलिए मैंने भी उनकी मर्जी में हामी भर दी और मेरा रिश्ता सुबोध से तय हो गया। जब मेरा रिश्ता तय हुआ तो मैंने सुबोध को थोड़ा बहुत जानना शुरू किया। जितना मैंने उसे जाना उतना ही मुझे एहसास हुआ कि वह वाकई अच्छा इंसान है और मेरे नाना नानी ने मेरे लिए सही फैसला लिया है। बहुत जल्द मेरी शादी हो गई और मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरी शादी के एक हफ्ते बाद ही मेरी नानी की मृत्यु हो गई। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था। मेरी नानी मेरी माँ जैसी थी, लेकिन इस मुश्किल समय में मेरे पति ने मेरा पूरा साथ दिया और मुझे सहारा दिया। उन्हीं की वजह से मैं जल्दी इस गम से बाहर आ गई और मैंने अपनी ज़िंदगी दोबारा उसी तरह से जीनी शुरू कर दी। मेरी ससुराल में मेरे जेठ और जेठानी थे, मेरी एक छोटी ननद थी और मेरे सास ससुर थे। इन सब का व्यवहार मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। मैंने भी कभी उनकी सेवा में कोई कमी नहीं की। मेरे पति मेरा बहुत ध्यान रखता था। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश थी और मेरे नाना नानी मुझे खुश देखकर संतुष्ट रहते थे। लेकिन नानी के जाने के बाद वे अकेले हो गए थे। मुझे उनकी तन्हाई का एहसास था, इसलिए मैं समय निकालकर उनके पास चली जाती थी। अब वे बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे थे, इसलिए मैं उनके पास रहने के लिए चली गई। मैं एक महीना तक उनके साथ ही रही और उनकी सेवा की। लेकिन एक महीने बाद वे भी नानी की तरह मुझे छोड़कर चले गए। उस वक्त भी मेरे पति मेरे साथ थे। मैंने इस गम को भी सह लिया।
मेरे नाना की मृत्यु के बाद उनका घर मुझे मिल गया था। मैंने इस घर को बंद कर दिया और वापस अपने ससुराल लौट गई। लेकिन कुछ समय बाद मुझे खबर मिली कि मेरे नाना के घर पर किसी ने कब्जा कर लिया है। जब मैं अपने पति के साथ वहां पहुंची तो कुछ लोगों ने मेरे नाना के घर का ताला तोड़ दिया था और घर पर अपना कब्जा जमा लिया था। उन लोगों ने कहा कि मेरे नाना ने कुछ समय पहले कारोबार शुरू करने के लिए उनसे उधार लिया था और वादा किया था कि वे जल्द ही उधार चुका देंगे, लेकिन वे उस उधार को चुका नहीं पाए। इसलिए अब उनकी मृत्यु के बाद कोई उसे चुकाने वाला नहीं था। उनका कहना था कि चूंकि नाना का कोई बेटा नहीं था, इसलिए उन्होंने उनके घर पर कब्जा कर लिया। मेरे पति उधार चुकाने के लिए तैयार थे, लेकिन जितनी रकम उन लोगों ने बताई वह हमारे बस में नहीं थी। मुझे यकीन था कि वे लोग झूठ बोल रहे हैं। मेरे नाना ने कभी किसी से उधार नहीं लिया था। वे कम में ही गुजारा कर लेते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी से पैसे उधार नहीं लिए। ये सब उन लोगों की चाल थी जिन्होंने मेरे नाना नानी के घर को हथियाने के लिए झूठ का बहाना बनाया था, क्योंकि वे जानते थे कि नाना की मृत्यु हो चुकी है और अब उनसे सवाल करने वाला कोई नहीं है। वे आसानी से इस घर पर कब्जा जमाने चाहते थे। मेरे पति ने इस मामले में पूरा साथ दिया और मुझसे वादा किया कि वे इन लोगों को नाजायज तरीके से घर पर कब्जा करना नहीं देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इन लोगों ने घर पर कब्जा कर लिया था। मैं बहुत परेशान थी। मेरे पति ने हर मुमकिन कोशिश की कि किसी तरह इस मसले को हल किया जाए और घर वापस लिया जाए, क्योंकि ये मेरे नाना नानी की आखिरी निशानी थी। मैं इसे किसी गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने वालों के हाथ में नहीं दे सकती थी। अदालत में केस अभी तक चल रहा था, लेकिन कोई फैसला नहीं आया था। इसी तरह 7 महीने बीत गए। फिर एक दिन मेरे पति काम के लिए घर से बाहर गए, लेकिन वापस नहीं लौटे। उनका सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मैंने उनके इलाज के लिए अपने गहने तक बेच दिए। यहाँ तक कि मेरी नानी ने जो गहने मेरे लिए संभाल रखे थे वे भी बेच दिए और सारी रकम पति के इलाज में लगा दी। लेकिन फिर भी उन्हें बचाया नहीं जा सका और वे इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद मेरे ससुराल वाले मेरे खिलाफ हो गए। उन्होंने मुझे मनहूस कहकर ताने देने शुरू कर दिए। कहते थे कि पहले बचपन में मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़कर चले गए, फिर नाना नानी भी नहीं रहे और अब शादी के बाद मेरे पति भी इस दुनिया से चले गए। कल तक जो लोग मुझसे अच्छे से पेश आते थे वही लोग अब मुझसे नफरत करने लगे थे। मेरे जेठ जेठानी मुझे इस घर में नहीं रखना चाहते थे, जबकि मेरी सास एक अच्छी औरत थी। उन्होंने सबको समझाने की कोशिश की कि ऐसा सोचना गलत है, लेकिन मेरे जेठ जेठानी किसी तरह से मुझे इस घर में रखने के लिए तैयार नहीं थे। असली वजह यह थी कि अगर वे इस घर में रहती तो मुझे घर और संपत्ति में हिस्सा देना पड़ता। वे इस घर पर अकेले हक जमाना चाहते थे, इसलिए वे मुझे निकालना चाहते थे। मेरी सास बूढ़ी थी, वे अपने ही बेटे से ज़्यादा विरोध नहीं कर सकती थी। आखिरकार मेरे पति की मृत्यु के बाद ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। नाना नानी भी अब इस दुनिया में नहीं थे और जो उनका घर था उस पर भी किसी ने कब्जा कर लिया था। अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और न ही कोई ऐसा रिश्तेदार था जिसके पास मैं जा सकती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मुझे अपनी बचपन की सहेली याद आई जो बहुत ही अच्छी थी। मैं उसी के पास चली गई। उसने इस मुश्किल के समय में मेरा बहुत साथ दिया। उसका पति भी एक नेक इंसान था। उन्होंने मुझे अपने घर में बहन की तरह जगह दी, लेकिन मैं सारी जिंदगी उन पर बोझ बनकर नहीं रह सकती थी। मुझे अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी थी। मेरी सहेली ने हर कदम पर मेरी मदद की। मैंने पढ़ाई की थी, इसलिए मुझे एक स्कूल में नौकरी मिल गई। अब मैंने अपने लिए किराए का मकान ढूंढना शुरू कर दिया। मेरी सहेली और उसके पति ने मुझे अपने ही घर में रहने के लिए कहा, लेकिन मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। उन्होंने मेरे लिए एक ठीक ठाक एक कमरे का मकान ढूंढ लिया, जिसका किराया भी मेरे बजट में था। मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं था, इसलिए मैं जो कुछ भी था उसे लेकर उस मकान में रहने लगी। दिन में मैं स्कूल जाती, दोपहर को वापस आती और बाकी समय घर में ही गुजारती। मोहल्ले में किसी से ज़्यादा मेलजोल नहीं रखा, क्योंकि मैं अकेली थी और ज़्यादा लोगों से मिलने जुलने से गलत फहमियाँ पैदा हो सकती थी। मेरे घर के पास ही एक छोटी सी किराने की दुकान थी,
जब भी जरूरत होती मैं वहीं से सामान लेती। दुकान का मालिक मुझसे हमेशा बहुत अच्छे से पेश आता। उसकी ये बात मुझे पसंद आई, इसलिए मैं हमेशा उसी की दुकान से सामान खरीदती। एक दिन मैं उसी दुकान से सामान लेकर लौट रही थी, तभी मेरी पड़ोसन रास्ते में मिल गई। उससे ज़्यादा बातचीत तो नहीं थी, लेकिन गली में आते जाते एक दो बार उससे मुलाकात हुई थी। दिन में मेरे पास समय नहीं होता था कि मैं किसी और के घर जाऊं, और शाम को वैसे भी मुझे कहीं जाना पसंद नहीं था। ना ही वह कभी मेरे घर आई थी। रास्ते में थोड़ी बहुत जान पहचान हो गई थी, इसलिए मैं उससे जानती थी। जब उसने मुझसे रास्ते में देखा तो मेरी पड़ोसन मुझसे कहने लगी कि उस बदमाश की दुकान पर मत जाया करो। उसने कहा कि वह एक नंबर का आवारा इंसान है। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। मुझे तो इस इंसान में कोई बुराई नहीं लगती थी, बल्कि जब भी मैं दुकान पर जाती वह मुझसे बहुत ही इज्जत से पेश आता था। लेकिन मेरी पड़ोसन तो उसके बारे में कुछ और ही कह रही थी। उसने कहा कि मैं इस मोहल्ले में नहीं आई हूँ, इसलिए यहाँ के लोगों को नहीं जानती। ये आदमी तो पूरे मोहल्ले में मशहूर है कि वह मोहल्ले की औरतों को आते जाते घूरता है। वह सारा वक्त दुकान पर बैठता रहता है, इसलिए उसे यह भी पता होता है कि कौन सा आदमी घर पर है और कौन नहीं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब उसे पता होता है कि कोई आदमी अपने काम की वजह से घर पर नहीं है, तो ये रात को दीवार फांदकर उसके घर पहुंच जाता है। मोहल्ले की बहुत सारी औरतों के साथ इसने ऐसा किया, लेकिन क्योंकि इसके पीछे कोई मजबूत हाथ है, इसलिए लोगों ने बहुत बार इसे मोहल्ले से निकालने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। ये कोई आम आदमी नहीं है, इसलिए लोगों ने इसे इसके हाल पर छोड़ दिया और अपनी रक्षा खुद करने लगे। कोई भी इससे ज़्यादा बातचीत नहीं करता। मेरी पड़ोसन ने मुझसे कहा कि मैं नहीं हूँ और वह मेरी शुभ चिंतक है, इसलिए मुझे समझा रही हैं। बाकी जो मुझे ठीक लगे वह मैं कर सकती हूँ। उसकी बातों ने मुझे परेशान कर दिया था, लेकिन एक बात जो मैं सोच रही थी वह ये थी कि मुझे इस मोहल्ले में आए हुए खुद 15 से 20 दिन गुजर चुके थे। इतने दिनों से मैं उसकी दुकान पर जाया करती थी। वह जानता था कि मैं अपने घर में अकेली रहती हूँ, लेकिन आज तक उसने ना तो मुझसे कभी कोई गलत बात की और ना ही कभी नज़र उठाकर देखा। एक तरफ उस इंसान की अच्छाई गवाह मैं खुद थी और दूसरी तरफ मेरी पड़ोसन की बातें। उसकी कही बातों ने मुझे परेशान कर दिया था। आखिर वह किसके बारे में ऐसी गलत बातें क्यों कर रही थी? कोई न कोई वजह तो होगी, तभी उसने ये सब कहा होगा। मैंने सोच लिया था कि अब मुझे सतर्क रहना होगा। एक दिन जब मैं उसकी दुकान पर सौदा लेने के लिए गई तो उसने मुझसे रिश्ते की बात कर दी। उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मेरी पड़ोसन की सारी बातें याद आ गई। इसका मतलब ये था कि वह अच्छा बनने का नाटक कर रहा था। हकीकत में उसकी नीयत में खोट थी, तभी तो उसने मुझसे शादी की बात की थी। मुझे बहुत गुस्सा आया और गुस्से में मैंने उसे थप्पड़ मार दिया, लेकिन उसने बदले में मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं चुपचाप अपना सामान लेकर वापस आ गई। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि आज के बाद मैं उस इंसान की दुकान पर सौदा लेने के लिए नहीं जाऊंगी, भले ही मुझे दूर जाना पड़े, लेकिन उसकी दुकान से कुछ नहीं खरीदूंगी। जब मैंने उसे थप्पड़ मारा था तो वहाँ कुछ और औरतें भी मौजूद थी जिन्होंने ये सब देखा था। कुछ दूरी पर कुछ आदमी भी खड़े थे जिन्होंने भी ये दृश्य देखा था, लेकिन फिर भी उस इंसान ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोश होकर एक तरफ हो गया। उस रात जब मैं अपने कमरे में सो रही थी तो अचानक कोई दीवार से कूदा। मैं डर गई। मुझे लगा कि वही दुकानदार मेरे घर में घुस आया है, क्योंकि मेरी पड़ोसन ने उसके बारे में ऐसा ही बताया था और आज मैंने उसे थप्पड़ भी मारा था, तो यकीनन वह अपने थप्पड़ का बदला लेने ही आया होगा। मैं बहुत डर गई थी। डरते डरते मैं कमरे के बाहर आई तो मेरे होश उड़ गए। सामने जो इंसान खड़ा था वह दुकानदार नहीं बल्कि मेरी पड़ोसन का पति था। मैंने उसे मोहल्ले में कुछ बार देखा था। उसने मुझसे कहा था कि अगर मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो मैं उसे बता सकती हूँ। लेकिन ये तो वही आदमी था जो इस वक्त मेरे घर में मौजूद था और अजीब नज़रों से मुझे घूर रहा था। वह फौरन मेरे पास आया और उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं चीखने लगी तो मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे। इसलिए उसने सबसे पहले मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे घसीटकर कमरे में ले गया। मैंने बहुत हाथ पैर मारे
और खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं कमज़ोर औरत थी और वह एक मर्द। मैं उसका मुकाबला कैसे कर सकती थी। वह ज़बरदस्ती मुझे कमरे में ले आया, लेकिन इससे पहले कि वह मुझे कोई नुकसान पहुंचाता, अचानक मेरे घर का दरवाज़ा खुला और कुछ लोग घर के अंदर दाखिल हो गए, जिनमें मोहल्ले के कुछ लोग थे और वही दुकानदार भी उनके साथ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उन्हें लेकर आया है। इन सब लोगों को यहाँ देखकर मैंने राहत की सांस ली और उस आदमी को धक्का देकर बाहर आ गई। बाहर आते ही मैंने सब लोगों को उस इंसान की असलियत बता दी। सब लोगों ने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया और मारते उसे मेरे घर से बाहर लेकर चले गए। मैंने दरवाजे को बंद कर दिया और कमरे में आकर बैठ गई। सुबह होते ही सारा मामला खुलकर सामने आ गया। हकीकत में पड़ोसन का पति एक अच्छा इंसान नहीं था। वही मोहल्ले की औरतों को घूरता था और मौका देखते ही उनके घर भी पहुंच जाता था। वह उन्हें डरा धमका कर कहता था कि कोई भी उसका नाम नहीं लेगा, बल्कि अगर किसी ने पूछा जाए तो वह यही कहेगा कि वही दुकानदार उनके घर आया था और सारा इल्ज़ाम उस पर डाल देगी। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वह उन्हें जान से मार देगा या उनके घर में किसी इंसान को नुकसान पहुंचाएगा, यहाँ तक कि किसी बच्चे को भी मार सकता है। डरी हुई औरतें चुप हो जाती और अपने साथ हुए जुल्म के बारे में किसी से कुछ नहीं कहती। अगर किसी को पता चल भी जाता तो वे सारा इल्ज़ाम उस दुकानदार पर लगा देती, जो कि वास्तव में एक शरीफ इंसान था। वह खामोश था और सारी बातें चुपचाप सहन करता आया, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन उसकी बेगुनाही सब लोगों के सामने जरूर आएगी। उसने लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की। इन सारे मामलों में उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन लोग उनकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते थे। ऐसे मामलों में औरत की गवाही ही महत्व दिया जाता है। जब मोहल्ले की औरतें ही उसके खिलाफ गवाही देती थी तो ऐसे में लोग उनकी बातें कहाँ सुनते और सारा इल्ज़ाम उसी पर आ जाता था। बहुत बार मोहल्ले वालों ने उसे यहाँ से निकालने की भी कोशिश की, लेकिन उसका बड़ा भाई किसी बड़ी पोस्ट पर था, जिसकी वजह से लोग खामोश हो जाते और कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए वह इस मोहल्ले में रह रहा था। जाने को तो वह खुद भी यहाँ से जा सकता था, लेकिन वह इस तरह से इतने सारे इल्ज़ाम अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहता था। उसने सोच लिया था कि वह खुद अपनी बेगुनाही साबित करेगा। जब मैं इस मोहल्ले में रहने के लिए आई तो वह जानता था कि पड़ोसन के पति की नज़र मुझ पर भी है। वह मौका तलाश रहा था। वह इसी तरह से चाल चलता था कि सारे इल्ज़ाम उस दुकानदार पर आ जाते। इसकी वजह से न सिर्फ मोहल्ले वाले बल्कि इस आदमी की पत्नी खुद उस दुकानदार को गलत समझती थी। इसकी हकीकत में उसका पति ही अच्छा इंसान नहीं था। वह दुकानदार तो बहुत ही शरीफ और अच्छा इंसान था। उसने कभी भी किसी को गलत नज़र से नहीं देखा। फिर उस दिन भी उसने मुझसे शादी की बात इसलिए की थी क्योंकि वह जानता था कि ये घटिया इंसान मुझ पर नज़र रखे हुआ है। वह मौका तलाश रहा है और मौका मिलते ही मेरे साथ भी वही करेगा, और जब तक बाकी औरतों के साथ करता आया है। इसलिए वह मुझे इस इंसान से बचाना चाहता था और मुझसे शादी करके इज्जत से अपने घर ले जाना चाहता था। मगर मैंने इनकार कर दिया और उसे थप्पड़ मार दिया। जब मैंने उसे थप्पड़ मारा तो कुछ लोगों ने मुझे ऐसा करते हुए देख लिया था। इस बात का फ़ायदा उस आदमी ने उठाया और वह मेरे घर आ गया। वह इसलिए मेरे घर आया ताकि बाद में लोग यही समझे कि वही दुकानदार मेरे घर आया था मुझसे थप्पड़ का बदला लेने के लिए, क्योंकि मैंने उसे सबके सामने थप्पड़ मारा था। यही उसका तरीका था। वह इसी तरह से करता था। किसी न किसी तरह से इस दुकानदार को इस सारे मामलों में फंसा देता था, और वह दुकानदार चाहकर भी किसी को अपनी सफाई नहीं दे सकता था। यहाँ पर भी उसने चाल चली थी। वह जानता था कि अगर वह कुछ भी करेगा तो सारा इल्ज़ाम खुद ब खुद उस दुकानदार पर आएगा, क्योंकि मैंने सब लोगों के सामने उसे थप्पड़ मारा था। सब लोग यही समझेंगे कि वह बदला लेने के लिए मेरे घर आया था। इसके अलावा उसने पहले ही दुकानदार के चरित्र को इस तरह से मोहल्ले में बदनाम कर दिया था कि यहाँ कोई भी अनहोनी होगी तो बिना कहे ही सारा इल्ज़ाम उस दुकानदार पर लग जाता। दुकानदार भी ये बात अच्छी तरह से जानता था कि आज रात को वह मेरे घर जरूर आएगा, क्योंकि अब उसकी सारी चालबाजियां समझने लगा था। इसलिए वह उसकी ताक में था, और जैसे ही उसने मेरे घर में छलांग लगाई, दीवार कूदकर मेरे घर आया।
तो वह कुछ मोहल्ले के आदमियों को लेकर मेरे घर आ गया। मेरे घर का दरवाज़ा खोलकर वह उन्हें अंदर ले आया और सारी सच्चाई खुद ब खुद सामने आ गई। वह औरतों को धमकाकर जबरदस्ती कहता था कि अगर उसने कोई पूछे तो वे उसी दुकानदार का नाम ले, अगर वे उसका नाम नहीं लेगी तो वह उनके बच्चों को जान से मार देगा या फिर उनके पतियों को मार देगा। इस तरह की धमकियां देता था, जिसकी वजह से वे औरतें डर जाती थी और वही करती थी जो वह कहता था। वे खामोशी से उस बेगुनाह इंसान पर इल्ज़ाम लगा देती थी, लेकिन आज उस दुकानदार की बेगुनाही सबके सामने आ गई। असली मुजरिम सबके सामने था। मेरी पड़ोसन जो अब एक दुकानदार को गलत समझ रही थी, आज खुद हैरान और परेशान थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। मोहल्ले की जितनी भी औरतों ने अब तक उस दुकानदार पर इल्ज़ाम लगाया था, वे सभी उससे माफ़ी मांगने लगी, लेकिन उसने सभी औरतों को अपनी बहन समझते हुए दिल से माफ़ कर दिया। उस इंसान को पुलिस पकड़कर ले गई। मोहल्ले वालों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इन लोगों का कहना था कि वे उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे। वह मोहल्ले में बहुत शरीफ इंसान बनता था और बढ़ चढ़कर लोगों की मदद करने की कोशिश करता था। वह ये जाहिर करने की कोशिश करता था कि वह बहुत ही नेक और अच्छा इंसान है। सभी लोग उसे अच्छा समझते थे, इसलिए कभी किसी का ध्यान इस तरफ गया ही नहीं। जबकि वह बीच बीच में ऐसी घटिया हरकतें करता था कि कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने अच्छाई का लबादा ओढ़कर इतनी घिनौनी हरकतें की थी कि अब उसकी असलियत जानकर लोगों ने उसे बहुत भला बुरा कहा। उसे उसकी करने की सज़ा दिलवाने के लिए जेल भेज दिया गया। अब मैं अपने घर में सुकून से रह सकती थी, लेकिन जो हादसा मेरे साथ हुआ था उसके बाद मैं बहुत डर गई थी। मैं अकेली नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने दुकानदार को हाँ कर दी। वह अब भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार था। मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन उसे किसी भी बात की कोई आपत्ति नहीं थी। कुछ मोहल्ले के ही लोगों की उपस्थिति में मेरी उससे शादी हो गई और वह किराए का घर छोड़कर उसके घर आकर रहने लगी। गुजरते वक्त के साथ मुझे एहसास हुआ कि वह बहुत ही शरीफ और अच्छा इंसान है। मैंने बहुत अच्छा फैसला लिया था और मैंने उसका साथ कबूल कर लिया। मैंने अपनी सारी पुरानी बातें भुला दी और नए तरीके से अपनी ज़िंदगी शुरू की। मैंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी, क्योंकि अब मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं थी। मेरा पति इतना कमा लेता था कि हम दोनों का बहुत अच्छा गुजारा हो जाता। मैं अपनी ज़िंदगी में अपने पति के साथ खुश रहने लगी थी। मुझे किसी चीज़ का डर नहीं था, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी सुरक्षा करने वाला मेरे साथ मौजूद है, जो मुझे हर कठिनाई से बचा सकता है। जब मेरी शादी उससे नहीं हुई थी, तब भी उसने मेरी मदद की थी। अब तो मैं उससे शादी कर चुकी हूँ, तो मैं अच्छी तरह से जानती थी कि वह हर तरह से मेरी रक्षा करेगा। जो केस मैंने अपने नाना के घर के लिए किया था, वह भी मैं जीत गई और मेरे नाना का घर मुझे वापस मिल गया। इन सारे कामों में भी मेरे पति ने बहुत मदद की थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मेरी और भी अच्छी कहानियों को सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।